श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपने सागे है डॉक्टर ब्रजनंदन सिंह चंद्रावत, सहायक प्राध्यापक सूत्रक्रमी विज्ञान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर जयपुर में ए विराजे है। और आज आपा आंसू चर्चा कराला रबी की अनाज फसला में सूत्रक्रम्या को प्रबंधन आपा किया कर सका। हाँ, सबसे पहली तो डॉक्टर साहब आपको घणो घणो स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा। तो सा अब जिया आज आपनो जो प्रश्न है सबसे पहले यो ही रहोगो कि सूत्रक्रमी काई हुए है, कुंकुर सा सूत्रक्रम्या की जी प्रजातियां हैं वह रवि की अनाज की जी फसला है बने नुकसान पहुंचावे है, ई पर विस्तार से बताओ। जी बिल्कुल किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूत्रकृमि जो होते हैं ये मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो छोटे, पतले और धागे के समान संरचना वाले होते हैं। और ये जलीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। और मुख्य विशेषता इनकी ये है कि इनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जी। सूत्रकृमि की प्रमुख प्रजातियां जो पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं, इनमें जो रबी की अनाज फसलों के अंदर जो नुकसान पहुंचाती है उनमें हेटेरोडेरा प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है और इससे फसलों के अंदर मोलिया रोग हो जाता है। जी। इनके अलावा मेलाइडोगाइन, एंग्विना, प्रोटाइलेंकस, टाइलेंकोरिंकस आदि प्रजातियां भी है जो रबी की अनाज फसलों के अंदर नुकसान पहुंचा सकती है। इनमें हेटेरोडेरा प्रजाति जो है वो मुख्य प्रजाति है और इससे सर्वाधिक नुकसान होता है। जी सा बार आप कहो कि भाई आने आपा सीधी अपनी आंखें सू कौन देख सका, तो सा किसान भाई सूत्रकृमि संक्रमण की पहचान किया करे वो जी बताओ सर। जी, क्यों वो आंखों से नहीं देख सकते हैं तो उसका मेन एक चीज़ यही है कि अपन उनके लक्षण देख करके ही उसका पता लगा सकते हैं। तो अगर किसान भाई अपने स्तर पर सूत्रकृमि की पहचान करना चाहें तो ये जानना उसको अति आवश्यक है कि सूत्रकृमि जो है मृदा में रह करके और पौधों की जड़ों के ऊपर ही भोजन करते हैं। जी। और पौधे जो मिट्टी से पोषक तत्व और पानी लेते हैं वो उचित प्रकार से नहीं ले पाते हैं, इसलिए वायव्य भाग यानी ऊपरी भाग के ऊपर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। जो लक्षण पोषक तत्वों की कमी के भी हो सकते हैं, पानी की कमी के भी हो सकते हैं, सूखे के कारण भी हो सकते हैं और लवण की अधिकता के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। जी। ये समान प्रकार के लक्षण होते हैं। इनमें अगर हम मोलिया रोग जो जिसके बारे में हम बात करना चाहें, जो विशेष रोग है गेहूं और जौ का सूत्रकृमियों के कारण जो होता है, उसके अंदर पौधे गुच्छेदार मतलब एक पेच के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें फसल के ऊपर धब्बे नजर आते हैं, खंडित और मृत क्षेत्र नजर आता है, यानी कि वहां पे पौधा बिल्कुल सूखना प्रारंभ हो जाता है। जी। ये इस प्रकार के जो लक्षण हैं लगातार एक ही क्षेत्र के अंदर 3 से 4 साल तक एक ही फसल यानी कि गेहूं, जौ या जई अपन उगा रहे हैं तो उस दशा के अंदर ये संभावना हो सकती है। तो सही में फिर अपने फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो मोलिया रोग के लक्षण हैं, अगर हमने गेहूं या जौ की बुआई की है तो 1 माह के अंदर उसके लक्षण हमको दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। और पौधे जो होंगे वो छोटे होंगे, थोड़े सख्त होंगे या पतले या सकरी पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं, इस प्रकार के लक्षण हमें नजर आएंगे। ये जो लक्षण हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी के जो लक्षण होते हैं उनके समान ही होते हैं। इसके अलावा ये जो लक्षण हैं वो सूखे, जहाँ पे सूखा अधिक रहता है वहाँ पे इन लक्षणों की प्रायिकता और बढ़ जाती है। पतले और कमजोर पौधे के कारण बालियों की संख्या जो होती है वो भी कम रह जाती है। जी। इसके अलावा रोगग्रस्त पौधे जो होते हैं वो पहले अच्छे से फलते फूलते हैं, लेकिन उनके अंदर बालियां जो होती है वो काफ़ी देरी से निकलती हैं। अगर बालियां बन भी जाए तो उनके अंदर जो दाने होते हैं वो कम संख्या में होते हैं। इस प्रकार उपज के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जी। ये तो बात हुई ऊपरी भाग के ऊपर जो लक्षण दिखाई देते हैं उनकी। अगर इस प्रकार के लक्षण हमें दिख रहे हैं तो हम पौधे की जड़ों को अवश्य देखें, क्योंकि ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी के कारण भी हो सकते हैं और सूत्रकृमि के कारण भी हो सकते हैं। तो जड़ें जब हम देखेंगे तभी हम उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो रोगग्रस्त पौधों की जो जड़ें होती है उनकी संख्या कम हो जाती है। जी। जड़ों जो है वो छोटी रहेगी और जड़ें का जो होता है वो विभाजन हो जाता है, मतलब छोटी छोटी जड़ें वहाँ पे काफ़ी संख्या में दिखाई देती है, शाखानुमा जड़ें दिखाई देती हैं। और उन जड़ों के ऊपर छोटे छोटे सूत्रकृमि हमको जो गांठ बनी हुई संरचना है उस प्रकार से हमको दिखाई देंगे। और फरवरी के माह में अगर हम जड़ें देखते हैं तो उस समय 15 से 20 सूत्रकृमि एक पौधे के ऊपर बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। जी। जो रेशेदार जड़ें होती है
उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है और उथली हुई जड़ रहती है, जिससे पौधा तुरंत अपन बाहर खींच करके उसको निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई अपने हेटेरोडेरा प्रजाति जिससे मोलिया रोग होता है उसके बारे में। और जो दूसरे सूत्रकृमि हैं उनसे जो गांठें हैं बन जाती हैं। इसके अलावा उत्तक क्षय यानी कि जड़ के ऊपर अपने को फोले टाइप संरचना दिखाई दे सकती है। जो जड़ है वो सूजी हुई नज़र आ सकती है, यानी कि जिस प्रकार मच्छर काट जाता है हाथ के ऊपर हल्की सी सूजन आ जाती है, उस प्रकार की सूजन अपने को पौधे की जड़ के ऊपर भी देखने को मिल सकती है जी। इसके अलावा काले या भूरे रंग के चकत्ते भी देखने को मिल सकते हैं। ये इस प्रकार की अगर अपने को जो लक्षण दिख रहे हैं ऊपरी भाग के ऊपर या जड़ के ऊपर, तो ये सारे के सारे लक्षण सूत्रकृमि संक्रमण के ही होते हैं। जी सर, अब आप बतायो बीच में कि भाई सूखो जी को मौसम हुआ है, बी में इको प्रकोप ज्यादा हुआ, तो आपनो जी को प्रदेश है वो तो साथ शुष्क ही है। बिल्कुल। तो कहीं आपने प्रदेश में में ज्यादा इलेक्शन देखने में मिला है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्योंकि अनुकूल वातावरण है। जैसे कि एक तो सूखे की परिस्थितियां और दूसरी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी भी सूत्रकृमि संक्रमण के लिए बहुत अनुकूल रहती है और सूखे की परिस्थितियां भी अनुकूल रहती है। तो इनके अंदर इसका गुणन या अपन कहें इसकी संख्या वृद्धि ये अधिक मात्रा में हो पाती है। जी बिल्कुल सर। तो सर काई कारण है कि आजकल जी की फसला है बा में सूत्रकृमि की समस्या बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, आपका ये जो प्रश्न है वो बहुत जायज़ है। सूत्रकृमि की जो समस्या है पुराने समय में देखें तो कम थी और वर्तमान समय में लगातार बढ़ती जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण जो है, किसान भाई लगातार एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं लंबे समय तक। जैसे गेहूं और जौ के बारे में हम बात करें तो कई किसानों का ऐसे देखने में आया है कि वो 7-7, 8-8 साल तक एक या तो गेहूं लगा रहे हैं या जौ लगा रहे हैं या गेहूं जौ जई का ही फसल चक्र अपना रहे हैं। तो उसके कारण जो मोलिया रोग है की अधिकता उस क्षेत्र के अंदर या उस खेत के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो कृषि यंत्र है या कृषि औजार है, हम रोग ग्रसित क्षेत्र से और स्वस्थ क्षेत्र के अंदर जब उपयोग करते हैं तो उनके द्वारा भी सूत्रकृमि का संक्रमण बढ़ रहा है। पुराने समय में हम जो बहाव विधि से सिंचाई करते थे, जिसके अंदर खेतों के अंदर पानी भरते थे, तो सूत्रकृमि जड़ क्षेत्र से दूर हो जाता था। जी। वर्तमान समय में हम पानी की समस्या को देखते हुए वैसे तो बहुत लाभदायक पद्धतियां हैं, फव्वारा पद्धति और टपकाव सिंचाई पद्धति जिसको ड्रिप सिंचाई भी कहते हैं अपन, बहुत लाभदायक है, पानी के बचाव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सूत्रकृमि की जो समस्या है इनके उपयोग से भी बढ़ रही है, क्योंकि जो सूत्रकृमि जड़ क्षेत्र से उसमें दूर नहीं जा पाता है, तो वो जड़ के आसपास ही वहीं आक्रमण करके और उसी पौधे के ऊपर भोजन प्राप्त करता रहता है। ये अपन दो परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं। अगर सूत्रकृमि की समस्या का निदान तो अपन दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन पानी की समस्या के लिए ये विधियां हमको उपयोग में लेना अति आवश्यक है। तीसरी बात मैं करना चाहूँगा कि किसान भाई आजकल रासायनिक उर्वरक और जो रसायन हैं उनका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इनके कारण भी सूत्रकृमि की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। क्योंकि पहले जो कार्बनिक खादों का उपयोग किया जाता था, तो कार्बनिक खादों के अपघटन से जो कार्बनिक अम्ल निकलते थे उनसे सूत्रकृमियों की संख्या मिट्टी के अंदर कम हो जाती थी, हानिकारक दूसरे जीव भी कम हो जाते थे। लेकिन इनकी संख्या रासायनिक उर्वरकों से इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जी। फिर बात करना चाहूँगा कि किसानों को सूत्रकृमि लक्षण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आंखों से देख नहीं सकते हैं, मिट्टी के अंदर रहता है, तो हमें बाहरी भाग के ऊपर तो सूत्रकृमि नज़र नहीं आता है और मिट्टी के अंदर हम देख नहीं सकते हैं। तो केवल लक्षणों के आधार पे ही अपन थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में रख सकते हैं। और अगर हम कहीं से जानकारी लें और इनके बारे में अपन जानें और इसका निदान कर सकें तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी सर। अब अगर आप बात करें जी, आप लक्षण बताया, कारण बताया, अब अगर इके बचाने के लिए कहीं आपने काम करना चाहे या गेहूं और जौ में मोलिया रोग में जिको समन्वित प्रबंधन हुए हैं भी के लिए आपने कई उपाय करना चाहे वो भी बताओ सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या रबी का मौसम प्रारंभ होने वाला है कुछ ही समय में, और अधिकतर किसान भाई गेहूं या जौ लगाने जा रहे हैं। तो उनको सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले साल भी गेहूं या जौ लगाया था तो इस वर्ष गेहूं या जौ नहीं लगा करके आप उसकी जगह फसल चक्र अपना करके चना, मेथी, गाजर, जीरा, सरसों
इस प्रकार की फसल जो अपने क्षेत्र के अंदर अनुकूल हो, उस प्रकार की फसल लगा करके और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लक्षणों के आधार पर 1 से 2 साल तक हमें ये फसल चक्र अपनाना चाहिए और भविष्य में भी किसान भाई ये ध्यान रखें कि इन जैसे ही 1 या 2 साल या 3 साल हो, उसके तुरंत बाद में वापस फसल चक्र लेकर के और आप इन फसलों को लगाते रहें, ताकि सूत्रकृमि की जो संख्या है उसको कम रखा जा सके। जी। फिर बात करना चाहेंगे कि ग्रीष्मकालीन जो समय होता है, मई जून का महीना, उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर हम गर्मियों के अंदर 2 से 3 गहरी जुताई करें तो उस समय सूत्रकृमि की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि मिट्टी की उथल पुथल होती है तो मिट्टी नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो जड़ क्षेत्र से जो सूत्रकृमि है वो ऊपर की सतह पे आकर के और आसानी से जो सूर्य की किरणों से या सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। फिर मई जून के महीने के अंदर ही अगर आपके पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तो मिट्टी को हल्का सा पानी से सिंचित करके और उसको पॉलीथीन से ढक दें, तो उसका तापमान और अधिक बढ़ जाता है और उसके कारण भी सूत्रकृमि की जो नष्ट करने की जो क्षमता है वो 50% तक बढ़ जाएगी और सूत्रकृमि की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। जी। अगर जो जीरो बजट फार्मिंग का जो कंसेप्ट केंद्र सरकार ने दिया हुआ है उसको अगर हम अपनाना चाहें, रसायनों का उपयोग कम करना चाहें, तो जो नीम, गेंदा, धतूरा आदि की पत्तियों का अगर अर्क बना करके और सिंचाई के साथ में अगर हम उपयोग करें तो सूत्रकृमि की संख्या को कम किया जा सकता है। इनका उपयोग बुआई के समय भी किया जा सकता है और खड़ी फसल के अंदर भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा फसल की बुआई के समय नीम या सरसों या महुआ की खली 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ की हिसाब से या जो सूत्रकृमि प्रकोप जितना है उसके हिसाब से आप मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसको उपयोग करने से सूत्रकृमियों की संख्या को कम किया जा सकता है। इससे आपको 2 फायदे हैं, सूत्रकृमियों की संख्या भी कम होगी तथा साथ साथ पौधों को पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे जो कि रसायनों से नहीं मिल पाते हैं। फिर हम बात करें अगर जैविक नियंत्रण करना चाहें तो खड़ी फसल के अंदर वर्टिसिलियम, ट्राइकोडर्मा और शूडोमोनास या पेसिलोमाइसिस नामक सूत्रकृमिनाशी जो जैव कारक है उनकी हम 100 किलो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या जो खलियां हैं इनके साथ मिश्रित करके और मिश्रण को हम दें तो और ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। जी। और इसके अलावा जो दुर्गापुरा राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ से गेहूं और जौ की मूल्या रोगरोधी किस्में विकसित है, जिसमें गेहूं के अंदर राज MR1 MR मूल्या रोधी है, जो कि जो है राज किरण किस्म का उपयोग करके और सूत्रकृमि की संख्या को कम कर सकते हैं या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर हमें इतनी अधिक आवश्यकता है कि गेहूं या जौ के अलावा हम कोई दूसरी फसल नहीं लगा सकते हैं तो प्रतिरोधी किस्में हमें ज़रूर उपयोग में लेनी चाहिए। अगर सूत्रकृमि की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हमें रसायनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन रसायन उस क्षेत्र में ही उपयोग करें जहाँ की पिछले वर्ष अपने को लक्षण दिखाई दिए थे, वो क्षेत्र चिन्हित करके और उसके अंदर अपन जो रसायनों का उपयोग करें ताकि कम रसायन के अंदर अधिक लाभ ले सके। तो रसायन को प्रयोग खाली खेत में करना है या फसल के ऊपर? नहीं, इनका जो उपयोग है वो हम खाली खेत के अंदर ही करें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, ताकि फसल के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव आना है या उसकी जो संस्तुत मात्रा जहाँ बीजों के अंदर या उसमें आ सकती है रसायन की मात्रा, वो उससे हमें बचाव किया जा सकता है। तो खाली खेत के अंदर करना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा और उस टाइम उसका जो अवशेष है वो जैसे ही अंडे से उसका जो लार्वा है बाहर निकलेगा तुरंत उसको नष्ट कर देगा। जी। डॉक्टर बृजनंदन सिंह चंद्रावत, सहायक प्राध्यापक सूत्रकृमि विज्ञान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर जयपुर में आप विराजो हो। रबी अनाज की फसला में सूत्रकृमि प्रबंधन किया करा ई विषय पर इतनी बढ़िया और सटीक जानकारी हमारे करसा भाया तक आप पहुंचाई, ई के लिए आप रो खूब खूब धन्यवाद सा।